बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 12.1 से। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस न्यूमेरिकल के गिवन डाटा में हमें बताया गया है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों का मैस भी सेम है और दोनों का चार्ज भी सेम है। मैस 1 या मैस 2 हमारे पास 10 ग्राम के इक्वल हैं, तो उसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो 0.01 किलोग्राम होगा। और इसी तरह हम M1 को M2 के इक्वल कर सकते हैं और उन दोनों की जगह हम सिंपली M भी लिख सकते हैं। इसी तरह दोनों का जो चार्ज है वो हमारे पास बराबर है 20 माइक्रो कूलम के। माइक्रो होता है 10⁻⁻6 के। और दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है r डेट इज 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.1 मीटर आता है। अब फाइंड आउट क्या करना है, अगर हम स्टेटमेंट देखें तो हमें कहा गया कि जी कंपेयर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है, हमने इन दोनों चार्जेस पे लगने वाला, क्योंकि चार्ज है जाहिर है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाएंगे, और इसी तरह दोनों का मैस और ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक दूसरे पर एक्सर्ट करेंगे। हमने इन दोनों फोर्सेस का कंपैरिजन करना है, मतलब इनका रेशो फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी कूलम के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, डेट एफ ई इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। यहां पर जो आपके पास K होता है डेट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। चार्ज दोनों का आइडेंटिकल है, सेम है, डेट इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। इसी तरह 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है जी 0.1 और इसका स्केयर आ जाएगा। कुछ स्टेप्स के बाद हमारे पास इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू आएगी 360 न्यूटन। अब हमने फाइंड आउट करना है जी ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द चार्जेस, तो उसके लिए हम न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ इस्तेमाल करेंगे, डेट इज G M1 M2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ जो G कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 होती है, और जबकि दोनों का मैस सेम है 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01 डिवाइडेड बाय r, डेट r 0.1 और उसका स्केयर आ जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आफ्टर मल्टीपल स्टेप्स हमारे पास आएगी जी यहाँ से, डेट इज 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻13 न्यूटन। तो रेशो हमारे पास फाइनली एफ ई ओवर एफ जी बराबर आएगा, एफ ई की वैल्यू हमारे पास है 360 न्यूटन, जबकि एफ जी की वैल्यू है जी 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻13 न्यूटन। यहाँ से न्यूटन न्यूटन से कैंसल आउट हो जाएगा। सेम क्वांटिटी का जब भी रेशो लेते हैं तो वो यूनिट लेस होता है। फाइनली आपके पास इस रेशो की वैल्यू एफ ई ओवर एफ जी की वैल्यू आएगी 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, डेट इज ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द वैल्यू 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। स्टूडेंट्स अब हम न्यूमेरिकल नंबर 12.2 करेंगे। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q एज शोन इन द फिगर। तो इस न्यूमेरिकल में ये एक फिगर हमारे पास गिवन है जिसमें हमारे पास 3 चार्जेस हैं और उनके मैग्नीट्यूड भी गिवन है। Q1 1 माइक्रो कूलम के, Q2 -1 माइक्रो कूलम के और Q4 माइक्रो कूलम के हैं। और ये तीनों चार्जेस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं, और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स के ऊपर ये चार्जेस पड़े हुए हैं। और मजीद अगर हम देखें तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल 2 राइट एंगल ट्राइंगल में डिवाइड है। इन राइट एंगल ट्राइंगल की बेस हमारे पास गिवन है जो कि 0.6 और 0.6 मीटर के इक्वल है, और इनका जो कॉमन परपेंडिकुलर है वो 0.8 मीटर के है, और इनका जो हाइपोटेन्यूज है दोनों ट्राइंगल्स का, डेट इज 1 मीटर एंड 1 मीटर। तो हमने नेट फोर्स फाइंड आउट करना है जी इस Q चार्ज पर ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेहतर तरीका तो ये है कि हम इसको
इस पूरी डायग्राम को एक दफ़ा दोबारा से ड्रा करें और यहाँ पर हमारे पास ये अगर हम देखें ये Q1 है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, Q2 हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है और जो सिंपल Q चार्ज है जिस पर हमने फोर्स फाइंड आउट करना है डेट इज आल्सो पॉजिटिव चार्ज। तो Q1 और Q दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा जिसकी डायरेक्शन इस तरफ को होगी। तो ये जो आपके पास फोर्स होगा डेट विल बी F1, ठीक है। और इसी तरह जो Q2 Q के ऊपर फोर्स लगाएगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है और उस फोर्स की डायरेक्शन Q2 की तरफ होगी। तो ये आपके पास F2 होगा, दैट इज द फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q2। तो अगर हम देखें हमारे पास ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये ना तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है ना ही अलॉन्ग वाई एक्सिस है, बल्कि ये दोनों फोर्सेस हॉरिजॉन्टल के साथ मतलब कि एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल ड्रा कर रहे हैं। तो उस एंगल की ज़रूरत हमें आगे जाके पड़ेगी, तो हम इस एंगल थीटा को क्या करते हैं जी फाइंड आउट कर लेते हैं और इन दोनों फोर्सेस को इनके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास जो F1 फोर्स होगा इसका जो y कंपोनेंट होगा बिल्कुल यहाँ पर अगर हम ड्रा करें तो ये हमारे पास क्या होगा जी F1y, ठीक है। और इसका जो x कंपोनेंट होगा F1 का वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, डेट इज F1x। और इसी तरह हम F2 के भी दोनों कंपोनेंट ड्रा कर लेते हैं। F2 का जो y कंपोनेंट होगा वो यहाँ पर होगा जो कि F1y से बिल्कुल ऑपोजिट होगा, डेट इज द F2y। और इस F2 का जो x कंपोनेंट होगा वो पैरेलल होगा F1x के। तो ये आपके पास इसका आ गया जी F2x। तो मैं ये कह रहा था कि जो थीटा है इसको हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। थीटा अगर हम इसी सिमेट्री को देखें तो जो यहाँ पर आपके पास एंगल थीटा होगा वही एंगल यहाँ पर भी होगा और वही वाला एंगल यहाँ पर भी होगा। तो इस थीटा को आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखें तो हमारे पास इसकी जो बेस है वो 0.6 मीटर के है और इसका जो परपेंडिकुलर है वो 0.8 मीटर के है। तो यहाँ से हमारे पास थीटा हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम इस पे tan थीटा फार्मूला लगाएं जो कि बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो यहाँ से थीटा हमारे पास आ जाएगा जी tan इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 0.8 मीटर और बेस हमारे पास है 0.6 मीटर। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 53 डिग्री। अब हमने जी फोर्स फाइंड करना है जो नेट फोर्स होगा इस Q के ऊपर। तो जो नेट फोर्स हमारे पास होगा ऑन Q डेट विल बी इक्वल टू Fxi प्लस Fyj, ठीक है। मतलब टोटल फोर्सेज जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस लग रहे हैं प्लस टोटल फोर्सेज जो अलॉन्ग वाई एक्सिस लग रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ से जो इसका मैग्नीट्यूड होगा डेट इज इक्वल टू Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर, ये हमारे पास वो नेट फोर्स होगा। तो पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है जी Fx और Fy, ठीक है। तो Fx हमारे पास किसके इक्वल आएगा F1x के प्लस F2x के, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास अगर हम वैल्यूज पुट करें F1x आएगा जी F1 cos थीटा के और F2x हमारे पास बराबर आएगा F2 cos थीटा के। अब हमने थीटा की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली जो कि 53 डिग्री थी, लेकिन ना तो हमारे पास यहाँ पर F1 है और ना ही F2 है। तो F1 किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, F1 विल बी इक्वल टू Q1 ओवर R स्क्वायर। अब ये हमारे पास फार्मूला कैसे बना, क्योंकि जो F1 है वो Q1 और Q के दरमियान फोर्स है। तो K की वैल्यू हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹, Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 4 माइक्रो कूलम 10⁻⁻⁶,
और इसी तरह जो Q की वैल्यू है जो हमारे पास Q1 है डेट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻�6 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय आर स्केयर। आर आपके पास डिस्टेंस है जो कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान है, डेट इज इक्वल टू 1 मीटर। तो यहाँ से आपके पास 1 का स्केयर 1 ही आ जाएगा। तो F1 की वैल्यू हमारे पास आएगी डेट इज इक्वल टू 0.036 न्यूटन। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम देखें तो Q2 का मैग्नीट्यूड Q1 के इक्वल है, बिल्कुल 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻�6, और इसका डिस्टेंस भी Q से क्या सेम है। तो हमारे पास इसी तरह जो F2 का मैग्नीट्यूड होगा वो भी आएगा जी 0.036 न्यूटन के इक्वल। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुट करें हमारे पास जी Fx यहाँ से 0.036 और आगे आपके पास जी cos 53 डिग्री प्लस 0.036 cos 53 डिग्री। यहाँ से हम 0.036 को कॉमन ले लेते हैं और cos 53 डिग्री प्लस cos 53 डिग्री, इस Fx की वैल्यू हमारे पास आएगी डेट इज इक्वल टू 43.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻³ न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारे पास Fx आ गया। इसी तरह हम Fy को भी फाइंड आउट करेंगे, डेट Fy विल बी इक्वल टू F1y प्लस F2y। अब हमारे पास अलोंग y एक्सिस अगर हम देखें तो जो F1y और F2y ये दोनों एक दूसरे से इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे। मतलब F1 साइन थीटा माइनस F2 साइन थीटा, तो नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस हमारे पास क्या हो जाएगा जी 0 हो जाएगा। तो Fy की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी, डेट इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हमने ये जो इक्वेशन यहाँ पर बनाई थी इस इक्वेशन को यूज करेंगे टू फाइंड द नेट फोर्स, डेट नेट फोर्स F नेट विल बी इक्वल टू Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर। तो Fx की वैल्यू हमारे पास आई 43.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻³ और इस सारे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम मजीद इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। F2y हमारे पास क्या होगा था 0, तो इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा। तो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसल आउट। तो F नेट हमारे पास जो नेट फोर्स होगा डेट विल बी इक्वल टू 43.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻³ न्यूटन। या इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0.043 न्यूटन। और अगर हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करने को कहा जाए इस नेट फोर्स की, हमें वैसे नज़र आ रहा है कि ये जो फोर्स है ये अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, लेकिन हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूला से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स Fy डिवाइडेड बाय Fx। अब हमें पता है कि जो Fy है उसकी वैल्यू कितनी है 0, तो 0 डिवाइडेड बाय Fx की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। तो जब 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 tan इनवर्स 0 आपके पास 0 के इक्वल आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो नेट फोर्स है ये हमारे पास अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नाउ मूव्स टुवर्ड द न्यूमेरिकल नंबर 12.3। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस न्यूमेरिकल के गिवन डाटा में हमें बताया गया है कि हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है जो कि ओरिजिन पर पड़ा है, जिसकी वैल्यू -8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ कूलम है। और हमें कहा गया है कि हमने इस चार्ज से 2 मीटर फासले पर अलोंग y एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो ये जो डायग्राम है इससे आपको इजीली सारी चीज़ें समझ लग जाएंगी। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस, और यहाँ पर ये 1 मीटर और 2 मीटर फासला है। तो हमने इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ड्यू टू दैट -q। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है दैट इज E इज इक्वल टू K Q
ओवर आर स्क्वायर। तो अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करूं तो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलॉन्ग जी एक्सिस है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर के यूनिट वेक्टर यूज़ करूँगा। तो ये जो के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू पुट करते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ और आगे चार्ज की वैल्यू हमारे पास क्या जी -8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ और आगे इसी तरह के यूनिट वेक्टर आ जाएगा डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है डेट इज द 2 मीटर और उसका हम स्क्वायर ले लेंगे वो 4 के इक्वल आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा डेट इज -180 और के यूनिट वेक्टर और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जो हमारे पास नेगेटिव साइन है ये जो माइनस के है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह नेगेटिव जी एक्सिस के अलॉन्ग होगी। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से चार्ज की तरफ होगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ मतलब कि नेगेटिव जी एक्सिस की तरफ होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम न्यूमेरिकल नंबर 12.4 की स्टेटमेंट स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस न्यूमेरिकल में भी न्यूमेरिकल 12.3 की तरह ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने को कहा गया है। यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज है जो कि ओरिजिन पर पड़ा हुआ है और उस चार्ज की वैल्यू हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ कूलम। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है और कहा गया है कि इस चार्ज की वजह से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है जिसका पोजीशन वेक्टर आर हमारे पास गिवन है 4i + 3j और साथ यूनिट भी मीटर गिवन है। तो ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रा किया ये एग्जाम में बनाना इतना ज़रूरी नहीं है, अलबत्ता इस डायग्राम की मदद से न्यूमेरिकल की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हम लिखते हैं जो हमने फाइंड आउट करनी है डेट इज इन वेक्टर फॉर्म के क्यू ओवर आर स्क्वायर और जो पोजीशन वेक्टर होगा डेट इज आर हैट। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास k की वैल्यू होनी चाहिए, q की वैल्यू होनी चाहिए, r की वैल्यू होनी चाहिए और r यूनिट वेक्टर की। अब हमारे पास यहाँ पर r वेक्टर गिवन है तो ना ही हमारे पास r यूनिट वेक्टर गिवन है और ना ही r का मैग्नीट्यूड गिवन है। तो हम इन दोनों चीज़ों को फाइंड आउट करके देख लेते हैं। तो हमारे पास जो r का मैग्नीट्यूड होगा डेट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ से r की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी जी 16 + 9 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे डेट r विल बी इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास इस r का मैग्नीट्यूड आ जाएगा जो यहाँ पर हम पुट करेंगे। अब हमने ये फार्मूला इसी चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा है कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो हमारे पास बराबर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हमारे पास वेक्टर कितना आया है यहाँ पर जो गिवन डाटा में डेट इज 4i + 3j और मैग्नीट्यूड हमने जो फाइंड आउट किया डेट इज इक्वल टू 5। तो अब हम इस फार्मूला को यूज करते हैं E इज इक्वल टू k की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹, q की वैल्यू हमारे पास क्या 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय r हमारे पास है जी 5 और उसका स्क्वायर और जो यूनिट वेक्टर r है उसकी जगह हम यहाँ पर ये चीज़ लिख देंगे 4i + 3j डिवाइडेड बाय 5। तो अब हम इस इक्वेशन को ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसकी वैल्यू आएगी 9 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 25 और आगे मल्टीप्लाई ब्रैकेट में हम लिख देते हैं जी 4i + 3j। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमारे पास आएगी जी 360 मल्टीप्लाई बाय 4i + 3j और फाइनली जो हमारे पास आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेट इज इक्वल टू 1440i + 1080j और साथ यूनिट इसके क्या होगा जी न्यूटन पर कूलम। तो ये फाइनल आपके पास आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट बाय दिस चार्ज Q। तो स्टूडेंट्स अब हम न्यूमेरिकल नंबर 12.5 की स्टेटमेंट स्क्रीन पर देख सकते हैं
इस न्यूमेरिकल में हमें दो चार्जेस दिए गए हैं Q1 और Q2। Q1 हमारे पास -1 माइक्रोकूलम के इक्वल है और Q2 4 माइक्रोकूलम के इक्वल है, और उन दोनों चार्जेस को 3 मीटर डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है। द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इज इक्वल टू 3 मीटर। अब फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा गया है, यहाँ पर आप स्टेटमेंट में देख सकते हैं, लिखा है जी फाइंड एंड जस्टिफाई द जीरो फील्ड लोकेशन। हमने वो पॉइंट, वो लोकेशन, वो रीजन फाइंड आउट करना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रही होगी इन दोनों चार्जेस की वजह से। ये हम कह सकते हैं वो पॉइंट जहां पर अगर हम कोई एक्सटर्नल टेस्ट चार्ज रखें तो उस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स जीरो हो जाए। तो इस लाइन के अंदर वो हमने पॉइंट तलाश करना है जिस लाइन में ये दोनों चार्जेस पड़े हैं। अब वो पॉइंट क्या इन चार्जेस के दरमियान में होगा, या इनकी राइट साइड पर, या इनकी लेफ्ट साइड पर। इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर मैंने डिफरेंट केसेस ड्रा किए हुए हैं, और इनमें से एक केस आपकी एग्जाम्पल 12.2 में भी आता है। तो अगर हम देखते हैं कि अगर चार्जेस हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड के हों लेकिन ऑपोजिट इन नेचर हों, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो अगर मैं टेस्ट चार्ज इनके दरमियान में रखूं, फॉर एग्जांपल मैं पॉजिटिव चार्ज है जो मैं इनके दरमियान में रखता हूं, डेट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो हमें पता है कि इस पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल करना है और इस पर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा उसकी ये डायरेक्शन होगी राइट साइड पर, और इस नेगेटिव चार्ज ने भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। तो नेट जो फोर्स होगा वो इसमें ज़ीरो नहीं होगा और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, बल्कि इस डायपोल के अंदर सेंटर में जो रीजन होगा, जो इनके दरमियानी रीजन है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी। तो पॉसिबल है कि वो पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो, या तो वो राइट साइड पर होगा या लेफ्ट साइड पर। किस तरह, तो अगर आप यहाँ पर इसको टेस्ट चार्ज को रखें तो हमें पता है कि इस वाले पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ने इसको रिपेल करना है, जबकि इस वाले चार्ज ने जो नेगेटिव है इसने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट हो जाए। इसी तरह यहाँ भी पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट होके कैंसिल आउट हो जाए। तो अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो कि एक आपके पास चार्ज मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है और दूसरा मैग्नीट्यूड में कम, लेकिन दोनों का नेचर ऑपोजिट ही है, तो हमें पता है कि इनके दरमियान में तो वो रीजन नहीं हो सकता जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। अलबत्ता इधर या इधर, मतलब राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर वो पॉइंट पॉसिबल है। तो अगर हम कहें कि वो पॉइंट हम यहाँ पर लेते हैं, इस साइड पर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, तो हमें पता है इस वाले पॉइंट चार्ज ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट तो कर लेना है, ठीक है, लेकिन ये जो चार्ज इतनी दूर पड़ा हुआ है इसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है और इसका डिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो लिहाजा इसकी फील्ड यहाँ तक पहुँच के इसको दूसरी साइड पर रिपेल कर सकती है। तो ये आपके पास यहाँ पर हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा, तो इसने इसको रिपेल किया और इसने इसको अट्रैक्ट किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस साइड पर कोई पॉइंट हो सकता है इक्वल और ऑपोजिट होकर एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे, ठीक है। तो राइट साइड के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे, लेफ्ट साइड पर क्यों नहीं? उसकी रीज़न ये है कि लेफ्ट साइड पर हमारे पास ये जो चार्ज है, एक तो इसका डिस्टेंस भी ज़्यादा हो गया इस नेगेटिव चार्ज का, दूसरा इसका मैग्नीट्यूड भी कम है, तो पॉसिबल नहीं कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ तक पहुँच सके। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉजिटिव ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाले चार्ज की वजह से, ठीक है। तो जो ज़ीरो फील्ड लोकेशन होगी वो राइट साइड पर होगी, ना ही सेंटर में ना ही लेफ्ट साइड पर। सेंटर में तो पॉसिबल ही नहीं है अगर आपके पास दो ऑपोजिट चार्जेस होंगे। इसी तरह अगर ये वाली सिचुएशन लें तो हमारे पास जो ज़ीरो फील्ड लोकेशन पॉइंट है वो लेफ्ट साइड पर होगा, ठीक है, छोटे चार्ज की तरह। तो यह आपने याद रखना है कि जो मैग्नीट्यूड में कम चार्ज होगा वो जो ज़ीरो फील्ड लोकेशन पॉइंट होगा वो उसके पास होगा, यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस नेगेटिव चार्ज जो कि मैग्नीट्यूड में कम है उसकी फील्ड यहाँ तक नहीं पहुँच सकती, ठीक है। तो इस केस में राइट साइड और इस केस में लेफ्ट साइड होगी, ठीक है। अगर आपके पास चार्जेस का नेचर भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है तो हमारे पास ना तो राइट साइड और ना ही लेफ्ट साइड पर ज़ीरो फील्ड लोकेशन होगी, बल्कि इन चार्जेस के बिल्कुल सेंटर में। याद रखें मैंने कहा कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ पॉजिटिव, तो आपको पता है इसने इसको रिपेल करके इधर को भेजना है और इसने इसको रिपेल करके इधर को भेजना है, तो दोनों की यहाँ पर
ऑपोजिट फोर्सेस की वजह से नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम कहेंगे कि इनके बिल्कुल जो सेंटर रीजन होगा वहां पर 0 होगी। तो जो 0 फील्ड लोकेशन है वो इस केस में इन दोनों चार्जेस के बिल्कुल सेंटर में लाई कर रहा होगा। इसी तरह अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव होते तो फिर भी इनके सेंटर में ही वो 0 फील्ड लोकेशन लाई करनी थी। अब ये जो लास्ट केस है ये आपके एग्जाम्पल 12.2 के अंदर ये सिचुएशन है कि आपके पास दो सेम चार्जेस हैं लेकिन एक का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है और एक का मैग्नीट्यूड बहुत कम है। अब मैग्नीट्यूड के अलावा अगर हम नेचर की बात करें, नेचर क्योंकि दोनों का सेम है, तो यही वाली सिचुएशन होगी कि वो जो पॉइंट है जहाँ पर 0 फील्ड लोकेशन है वो ना तो राइट साइड पर होगा ना ही लेफ्ट साइड पर, बल्कि इस दरमियानी किसी रीजन में होगा। क्या वो एग्जैक्ट सेंटर में होगा? नो। अगर तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तभी वो पॉइंट बिल्कुल सेंटर में लाई कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो फिर किस तरह वो पॉइंट मूव करेगा? तो उस सिचुएशन में हम देखते हैं कि अगर वो पॉइंट ये इस छोटे वाले चार्ज के पास होगा तो फिर पॉसिबल है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है और डिस्टेंस भी ज़्यादा है। इसकी फील्ड यहाँ पर पहुँच के इस वाले चार्ज की फील्ड को कैंसल आउट कर सकती है। तो हम यहाँ भी ये बात कहेंगे जो छोटे वाला चार्ज होगा ना उसके पास ये पॉइंट मूव कर जाएगा, जिसको हमने कहा जी 0 फील्ड लोकेशन, ठीक है। इधर भी, इस केस में भी और इस केस में भी। अब हम अपने प्रेजेंट केस पर आते हैं जी, जो न्यूमेरिकल नंबर 12.5 के अंदर है। हमारे पास Q1 मैग्नीट्यूड में कम है लेकिन नेगेटिवली चार्ज है, Q2 मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है लेकिन पॉजिटिवली चार्ज है। तो अब हमें पता है कि वो जो 0 फील्ड लोकेशन पॉइंट है, क्योंकि हमें यहाँ से नज़र आ रहा है वो सेंटर में तो सिचुएशन हो ही नहीं सकती, ना इस केस में ना इस केस में। तो इसी तरह सेंटर में तो वो पॉइंट ला ही नहीं करेगा जहाँ पर 0 फील्ड लोकेशन है। तो हमने देखा कि जो छोटे वाला चार्ज होगा वो पॉइंट उसके पास आ जाएगा। तो यहाँ कहीं वो पॉइंट होगा जहाँ पर 0 फील्ड लोकेशन होगी, ठीक है। हमने इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास जो डिस्टेंस है इसका अननोन डिस्टेंस है, इसको मैंने x से रिप्रेजेंट कर दिया। दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, डेट इज 3 मीटर। अब हमें पता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएगी यहाँ इस पॉइंट पर। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज 1 की है डेट विल बी -E2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। यहाँ हम इसको रीअरेंज करके इस तरह से भी लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू E2। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। E1 हमारे पास बराबर होगी K Q1। अब Q1 का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट P से डेट इज X, और E2 की बात करते हैं K Q2 डिवाइडेड बाय, अब इसका डिस्टेंस इस P पॉइंट से कितना है जी? 3, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 और ये x, तो हम कहेंगे जी 3 + x, और दोनों साइड पर स्केयर आ जाएगा क्योंकि हमारे पास जो r होता है उसका स्केयर होता है। अब यहाँ से हमारे पास k से कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हम चार्जेस की वैल्यू पुट कर देते हैं। Q1 हमारे पास है जी 1 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय x² इज इक्वल टू, यहाँ पर Q2 की वैल्यू पुट कर देते हैं 4 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 3 + x का स्केयर, ठीक है। अब यहाँ से 10⁻⁻6 10⁻⁻6 दोनों साइड से कैंसल आउट हो जाएगा। हम अगर इस इक्वेशन की दोनों साइड का स्केयर रूट लें तो हमें पता है कि 1 का स्केयर रूट लेंगे तो 1 ही आ जाएगा। इसी तरह x² का स्केयर रूट लेंगे तो वो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा स्केयर के साथ। 4 का स्केयर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ भी 3 + x का जो होल स्केयर है वो स्केयर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बनेगी जी 1/x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3 + x। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा देते हैं तो 3 + x इज इक्वल टू 2x। हमें यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए तो इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करते हैं, x - 2x, ये 3 उस दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा जी -3। यहाँ से हमारे पास बचेगा जी -x और -3, माइनस से कैंसिल आउट हो गया। तो जो x हमारे पास होगा, जो डिस्टेंस या 0 फील्ड लोकेशन थी, ये हमारे पास आएगी 3 मीटर। कहाँ से? फ्रॉम चार्ज Q1।
तो ये हमारे पास वो डिस्टेंस आ गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ कि हमारे पास जो Q1 था वो नेगेटिव था, तो हमने यहाँ पर माइनस नहीं पुट किया, हमने सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की बात की है, ठीक है। तो ये माइनस यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नाउ स्टूडेंट्स मूव टुवर्ड न्यूमेरिकल नंबर 12.6। इस न्यूमेरिकल में हमें बताया गया है कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं, उनके दरमियान हमने एक चार्ज पार्टिकल को सस्पेंड करना है। उस चार्ज पार्टिकल का मैस हमारे पास 1 × 10⁻⁻⁶ किलोग्राम है, जबकि उस चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज है डेट इज़ 1 माइक्रो कूलम, और उन प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन जो डिस्टेंस है डेट इज 10 सेंटीमीटर या 0.1 मीटर। हमें कहा गया है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है जो इस चार्ज पार्टिकल को इन प्लेट्स में सस्पेंड करने के लिए रिक्वायर होगी। अब हमें पता है अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं करेंगे इन प्लेट्स को तो ये चार्ज नीचे की तरफ को मूव करेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, या अपने वेट की वजह से ये नीचे को मूव करेगा। जैसे ही हम प्लेट्स पर चार्ज प्रोवाइड करें, ऊपर वाली प्लेट को नेगेटिव कर दें और नीचे वाली प्लेट को पॉजिटिव, तो इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगना शुरू हो जाएगा जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। अगर हम फील्ड को स्ट्रांग करते जाएंगे तो अपवर्ड जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो भी ज़्यादा होता जाएगा। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल फोर्स बराबर हो जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स के, ठीक है। तो हम वो पॉइंट इस तरह से लिख लेते हैं, डेट इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इलेक्ट्रिकल फोर्स हमें पता है बराबर होता है Q इंटू ई हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है या वो उसके वेट के इक्वल होता है जिसको हम mg लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी हमारे पास आएगी जी mg/q। तो अगर आप देखें हमारे पास जो गिवन डाटा था उसमें इन प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस भी गिवन था जो कि यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो ये बच्चे अक्सर इसकी वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर लाजमी नहीं कि गिवन डाटा में हर चीज़ ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल की जाए। तो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करते हैं, मैथ्स हमारे पास है जी 1 × 10⁻⁻⁶ kg, और g की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डेट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और चार्ज हमारे पास कितना है 1 माइक्रो कूलम। अब यहाँ से हमें 10⁻⁻⁶ 10⁻�6 एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास आएगी डेट इज 9.8 न्यूटन पर कूलम, या हम इसका दूसरा यूनिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं 9.8 वोल्ट पर मीटर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नाउ स्टूडेंट मूव टुवर्ड न्यूमेरिकल नंबर 12.7। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमें बताया गया है कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज 20 इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, और उसको फॉल करवाया गया है थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। हमने वो एनर्जी फाइंड आउट करनी है जो ये चार्ज पार्टिकल एक्वायर करेगा जब वो इस पोटेंशियल डिफरेंस में से फॉल करेगा या मूव करेगा, बट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले टॉपिक में भी ये चीज़ पढ़ी थी, जब हम एक चार्ज पार्टिकल को लो से हाई पोटेंशियल पर जाकर छोड़ते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो एनर्जी जो हमारे पास होती है बराबर होती है चार्ज मल्टीप्लाई द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चार्ज की वैल्यू हमारे पास बराबर है 20 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 100 वोल्ट। तो हमारे पास जो आंसर होगा एनर्जी का वो जूल में आ जाएगा, लेकिन हमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट करने को कहा गया है। तो हम सिंपली इस आंसर को डिवाइड करवा देंगे 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 से। तो उससे क्या होगा, ये 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनल जो हमारे पास आंसर आएगा एनर्जी का, डेट एनर्जी विल बी इक्वल टू 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। Students, now you can see the statement of numerical number 12.8 on your screen. It is about the Millikan oil drop experiment.
इस न्यूमेरिकल के अंदर हम मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को देखेंगे और जो हमारे पास गिवन डाटा उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहले हमारे पास वो जो दो प्लेट्स जिनके दरमियान ऑयल ड्रॉप आके सस्पेंड करता है, रुक जाता है, उन प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है डेट इज 5 मिलीमीटर या 0.005 मीटर। उन प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड होगा डेट इज 780 वोल्ट। जब हम इस ऑयल ड्रॉप को फॉल करवाते हैं और टाइम नोट करते हैं विदाउट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो जो डिस्टेंस तय करता है डेट इज 1.50 मिलीमीटर या 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर, और कितने टाइम में डेट इज 11.2 सेकेंड। इस ऑयल ड्रॉप की जो डेंसिटी होगी डेट इज 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जो एयर की विस्कोसिटी होगी डेट इज 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵। तो अब स्टार्ट करते हैं जिस न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन की तरफ आते हैं, जिसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है जी, इस ऑयल ड्रॉप का मास और इसके ऊपर चार्ज। तो मैं चार फार्मूला जो इस न्यूमेरिकल के अंदर इस्तेमाल होने हैं उनको पहले तरतीब से लिख देता हूं जी। सबसे पहला फार्मूला क्या होगा जी, वी टी डेट इज द टर्मिनल वेलोसिटी, जो कि बराबर आएगी जी डिस्टेंस ओवर टाइम के। इसको मैं नाम दे देता हूं जी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड फार्मूला हमारे पास होगा आर इज इक्वल टू डेट इज द रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो जी। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हमारे पास होगी जी जिसमें हम मास फाइंड आउट करेंगे ड्रॉपलेट का, डेट इज 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, डेट इज इक्वेशन नंबर 3। एंड फोर्थ इक्वेशन इज अबाउट द चार्ज, डेट इज इक्वल टू mgd ओवर v, डेट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4। तो हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए दैट इज द मास। मास फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ से जो एक पैरामीटर है दैट इज आर रेडियस, ये मिसिंग है, और इस आर को फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, और इस फार्मूला में हमारे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये मिसिंग है। तो सबसे पहले हम टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम वी टी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो जब हमने विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इस ड्रॉपलेट को छोड़ दिया, फॉल करवाया, तो जो उसने डिस्टेंस तय किया था डेट इज 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर, और कितने टाइम में उसने किया जी 11.2 सेकेंड में। तो यहाँ से हमारे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी डेट इज इक्वल टू 0.1339 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब हम इस टर्मिनल वेलोसिटी को इक्वेशन नंबर 2 में इस्तेमाल करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 का इस्तेमाल करते हैं जी, जिसमें हमारे पास R होगा डेट इज इक्वल टू सबसे पहले 9, फिर आपके पास ईटा जो कि विस्कोसिटी डेट इज 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ मल्टीप्लाई बाय जी टर्मिनल वेलोसिटी डेट इज 0.13 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आगे जो डेंसिटी है डेट इज द डेंसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉप डेट इज 900 मल्टीप्लाई बाय जी आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 9.8 होती है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आर रेडियस की वैल्यू आएगी 0.011 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ मीटर। अब हम इस R की वैल्यू को यूज करेंगे जी इक्वेशन नंबर 3 में टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मास। तो इक्वेशन 3 को अब यूज करते हैं जी, m इज इक्वल टू 4/3 पाई की वैल्यू क्या है जी 3.14, R हमारे पास क्या है जी 0.011 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴, और इस सारे का जी आपके पास क्या आ जाएगा होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय जो आपके पास डेंसिटी है दैट इज द डेंसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉप दैट इज 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास जो मास होगा ड्रॉपलेट का डेट इज 5.018 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻15 किलोग्राम। अब हम इस मास की वैल्यू को यूज करेंगे जी इक्वेशन नंबर 4 में टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट चार्ज। तो मास की वैल्यू क्या जी 5.018 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻15
मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू क्या है जी 9.8, डी क्या है जी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, और वो हमें पता है जी 0.005 मीटर है। तो हम इसको लिख देते हैं जी 0.005 मीटर डिवाइडेड बाय that V is the potential difference between the plates, that is 780 वोल्ट। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास चार्ज ऑफ ड्रॉपलेट आएगा that is 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। और हमें पता है कि ये जो हमारे पास चार्ज की वैल्यू आई है ये हमारे पास मल्टीपल है किसकी वैल्यू का 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम का। तो ये आपका आंसर होगा। तो इसके लिए हमने जस्ट ये जो 4 फार्मूलाज हैं इस टॉपिक के इनको याद रखना है। चार्ज का फार्मूला, मास का, रेडियस का और टर्मिनल वेलोसिटी का। तो स्टूडेंट्स अब हम न्यूमेरिकल नंबर 12.9 की तरफ चलते हैं जिसकी स्टेटमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमें बताया गया कि हमारे पास एक प्रोटॉन है जिसको 5000 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान रखा गया है और इसको अलाउ किया गया है ताकि ये मूव कर सके इस ए से बी पॉइंट की तरफ। जो ए प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी और बी नेगेटिवली चार्ज है, तभी ये प्रोटॉन मूव कर पाएगा इस ए से बी प्लेट की तरफ। और इन प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है डेट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, या आप इसको लिख सकते हैं 0.1 मीटर। और कहा क्या गया है, इसमें 5 पार्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। पहला पार्ट है कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है इन दो प्लेट्स के दरमियान। हमने वर्क फाइंड करना है जो इस चार्ज पर होगी जब ये मूव करेगा ए से बी की तरफ। हमने इसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और फाइनली हमने इसकी वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं जी ए पार्ट से, डेट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला एक फार्मूला हमने स्टार्ट में पढ़ा इस चैप्टर के, डेट इज इक्वल टू माइनस ई डी। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, जो कि दोनों हमारे पास गिवन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितनी है जी 5000, इधर माइनस भी है, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 0.1 मीटर। तो हमारे पास ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेट इज इक्वल टू -500 वोल्ट। ठीक है, ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या फाइंड आउट करना है जी वर्क। तो वर्क का जो फार्मूला हमारे पास यहाँ पर इस्तेमाल होगा डेट इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। ये भी हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो Q की वैल्यू हमारे पास जो चार्ज है डेट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन का जो चार्ज है हमारे पास वो कितना होता है जी 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। बेशक एक इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम होता है। तो चार्ज की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस पहले पार्ट में हमने फाइंड आउट किया डेट इज इक्वल टू 500। ठीक है, तो हमारे पास जो वर्क होगी डेट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय 500। अब यहाँ पर मैंने क्या किया जी 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 से डिवाइड किया। उसकी रीज़न देखें, यहाँ पर जो आपके पास आंसर आएगा ना वो जौल में आएगा। ठीक है, लेकिन जब हम 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये बहुत सिंप्लीफाई होकर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो वर्क आएगी डेट विल बी इक्वल टू 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब चलते हैं जिसके सी पार्ट की तरफ, डेट इज द चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज होगा जिसको हम डेल्टा यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारे पास नेगेटिव वर्क के इक्वल आएगा। क्या मतलब, देखें जब चार्ज मूव करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ तो इसकी जो एनर्जी है उसमें लॉस होगा। ठीक है, तो उस लॉस की वजह से हम कहेंगे जो इसमें जो वर्क होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। मतलब जब हम इसको लो से हाई की तरफ लेके गए तो हमने वर्क किया पॉजिटिव, लेकिन जब हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो ये इसकी जो वर्क होगी वो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है चार्ज जो हमने इनिशियल वर्क की थी। तो हम कहेंगे लॉस इन वर्क। तो सिंपली हम यहाँ पर कर सकते हैं डेल्टा यू जो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पर हम वर्क की वैल्यू पुट कर देते हैं डेट इज 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इसका सी पार्ट हो गया। अब चलते हैं जिसके डी पार्ट की तरफ।
जो कि है चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो चेंज होगा दैट इज इक्वल टू Q इंटू वी। अब हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है ज़ाहिर है वो उसमें लॉस हो रहा है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है। चार्ज जैसे जैसे मूव करता जाएगा वो एक्सेलरेट होता जाएगा, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो हमारे पास जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा, ये हमने टॉपिक जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला टॉपिक किया था उसमें भी हमने ये फार्मूला पढ़ा था। दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम, और जो वोल्टेज है बिटवीन द प्लेट्स डेट इज, जो कि हमने फाइंड आउट किया था इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर, डेट इज 500 वोल्ट। तो आपके पास यहाँ से इसको भी हम अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास सिंप्लीफाई होके आंसर आ जाएगा 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस तरह, जब हमने इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जॉल में आएगा, लेकिन जब हम 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और पीछे हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी डेट इज इक्वल टू 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फाइनल पार्ट की तरफ इसके चलते हैं, डेट इज द ई पार्ट, जिसमें हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, डेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी को दूसरी साइड पर लेके जाऊं और बाकी तमाम चीज़ों को एक साइड पर कर दूं, तो मेरे पास जो फाइनल फार्मूला बनेगा वेलोसिटी का, डेट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय द मास ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ना मास ऑफ प्रोटॉन भी गिवन है, लेकिन उसने हमें ज़ाहिर बता दिया कि प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का मास भी हमें जुबानी याद होना चाहिए, जो कि बराबर है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27। तो इसको हम ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी है 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन जब हम ऐसे यूनिट में इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय 500 साथ आगे जूल लिखेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू डेट इज 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27। तो फाइनल जो आपके पास आंसर आएगा वेलोसिटी का, द वेलोसिटी ऑफ दैट प्रोटॉन विल बी इक्वल टू 3.097 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू न्यूमेरिकल नंबर 12.10। इस न्यूमेरिकल में हमें एक पॉइंट चार्ज दिया गया है जिसकी वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 कूलम है, और हमें कहा गया है कि इस पॉइंट चार्ज से कितने डिस्टेंस पर 1.2 मीटर डिस्टेंस पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, अगर हमारे पास चार्ज एक केस में पॉजिटिव हो और एक केस में नेगेटिव हो। और यहाँ पर बताया गया कि जी हमने यूजिंग जीरो रेफरेंस पॉइंट एट इन्फिनिटी कंसीडर करना है। ये वही वाला टॉपिक है जिसमें हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल फाइंड आउट किया था जब हमने कहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हमने लास्ट पॉइंट जहाँ से चार्ज को मूव करवाना था वो हमने रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पे लिया था, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला आया था। तो पहला केस करते हैं जी, जिस टाइम हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने फाइंड आउट करना है जो कि 1.2 मीटर डिस्टेंस अवे पर है। दैट V इज इक्वल टू K की वैल्यू क्या 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹, चार्ज की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय R जो डिस्टेंस है डेट इज 1.2। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा हमारे पास वो आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² वोल्ट। अब हम बात करते हैं जी केस बी की, जिसमें हमने नेगेटिव चार्ज कंसीडर करना है, वही सेम पॉइंट वही सेम डिस्टेंस 1.2 मीटर जो कि हमने पहले केस में भी लिया था, बस चार्ज अब नेगेटिव है। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। अब यहाँ पर हमने चार्ज नेगेटिव ले लेना, ठीक है, -4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8
डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 1.2। तो आंसर हमारा मैग्नीट्यूड में सेम वही रहेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², लेकिन इस माइनस की वजह से यहाँ आंसर में भी माइनस आ जाएगा। तो सिर्फ यही डिफरेंस होगा दोनों केसेस के अंदर, दोनों आंसर्स के अंदर, कि ये प्लस होगा और ये हमारे पास नेगेटिव में होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल नंबर 12.11 की तरफ चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में हमें बताया गया है कि हमारे पास बोहर का एटॉमिक मॉडल है फॉर हाइड्रोजन एटम, जिसमें एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और उस पाथ का या ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है वो ग्राउंड स्टेट वाला है, डेट इज 5.29 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला। जो वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, डेट इज 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मैस है, ये दोनों वैल्यूज हमें जुबानी भी याद होनी चाहिए। चार्ज की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम, प्रोटॉन के केस में भी यही वैल्यू होती है। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास बराबर होता है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 किलोग्राम। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है जी। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इस पॉइंट के ऊपर जहां पर ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है। दूसरे पार्ट में हमने इसकी टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रॉन की इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और तीसरे पार्ट में हमने इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है आल्सो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टार्ट करते हैं जी ए पार्ट से, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, जो कि बराबर आएगा जी Q/R के। यहाँ से हमें पता है K की वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19, एंड दैट डिस्टेंस और ऑर्बिट ऑफ द रेडियस इज इक्वल टू 5.29 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 मीटर। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर आएगी 27.22 वोल्ट। ये हमने इसका पहला पार्ट सॉल्व कर लिया। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है इस इलेक्ट्रॉन की। टोटल एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए हम इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे और उनको सिंपली ऐड कर देंगे। तो टोटल एनर्जी हमारे पास बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। तो स्टार्ट करते हैं जी, पहले हम इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, अब यहाँ से हाफ मल्टीप्लाई बाय द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31, और जो वेलोसिटी है हमारे पास दैट इज 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, और इसका हमने क्या ले लेना है जी, स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी आफ्टर कन्वर्टिंग इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 से डिवाइड कर देंगे। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का आएगा दैट इज 13.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैं बात रिपीट कर रहा हूँ कि अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो एनर्जी जॉल में आएगी, लेकिन उसको जब हम डिवाइड कर देंगे 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 से, तो हमारे पास एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इसके अंदर हम पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है डेट इज Q/V। ज़ाहिर अब यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के केस में हम यहाँ पर -E/V लेंगे। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी इस केस में डेट इज इक्वल टू -27.22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किस तरह आई, देखिए हमने पहले पार्ट में वोल्टेज फाइंड आउट किए थे डेट वाज द 27.22। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट कर दें और इसको जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 से, तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा। चलें इसको कर लेते हैं। E की वैल्यू हमारे पास क्या जी, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19। वोल्टेज हमारे पास कितना है जी, 27.22 डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19
से मैंने इसलिए इसको डिवाइड किया ताकि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर फाइंड आउट कर सकें। तो फाइनली आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी डेट इज इक्वल टू -27.22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लिया। अब इससे हम टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टोटल एनर्जी हमारे पास आएगी 13.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 27.22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो एनर्जी हमारे पास आई है ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि हमें पता है कि ये जो हमारे पास डिस्टेंस r गिवन है ये पहले ऑर्बिट का डिस्टेंस है। तो ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमारे पास आई है। अब तीसरे पार्ट में हमने आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है। आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक एटम में से इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉन को उसके ग्राउंड स्टेट से निकाल के इन्फिनिटी पर लेके जाना चाहते हैं, मतलब उसको कंप्लीटली एस्केप आउट करवाना चाहते हैं एटम में से। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी हमारे पास कौन सी एनर्जी होगी, जिस टाइम हम उसको इन्फिनिटी पे लेंगे, मतलब एटम से बाहर लेंगे। और इनिशियल एनर्जी जो हमारे पास गिवन है वो हमारे पास ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है। तो मैं इसको इस तरीके से फार्मूला को लिख सकता हूँ। अब इन्फिनिटी पे जाके जो एनर्जी है वो हमारे पास जीरो हो जाएगी माइनस फार्मूले का, और ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमने फाइंड आउट किया डेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाएगी जो कि कहलाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स अब हम न्यूमेरिकल नंबर 12.12 की तरफ चलते हैं, जिसकी स्टेटमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमें बताया गया है कि हमारे पास एक कैमरा है जिसके ऊपर एक अदद फ्लैश लगा हुआ है। उस फ्लैश के अंदर एक कैपेसिटर है जो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके ये फ्लैश प्रोड्यूस करता है। हमें बताया गया कि उस कैपेसिटर की जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट्स पर डेट इज 330 वोल्ट, और उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 750 माइक्रोफैरड है, जो कि 750 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 फैरड के इक्वल होगी। हमने फाइंड आउट क्या करना है जी, वो एनर्जी जो कैपेसिटर अपने अंदर स्टोर करके वो फ्लैश प्रोड्यूस करता है। तो एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो एनर्जी होती है डेट इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो यहाँ C और V की वैल्यूज पुट कर देते हैं। C कैपेसिटेंस डेट इज इक्वल टू 750 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, और पोटेंशियल डिफरेंस जो V है डेट इज 330, और इसका स्क्वायर V स्क्वायर है हमारे पास। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कैपेसिटर अपने अंदर स्टोर करेगा डेट इज 40.8 जूल। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। स्टूडेंट्स अब हम इस चैप्टर के लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं 12.13, जिसकी स्टेटमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमें बताया गया है कि एक कैपेसिटर जब हम चार्ज करते हैं तो उसकी एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट पर मूव करते हैं, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो बताया गया है कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 फैरड है, और इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है डेट इज 450 वोल्ट। अब हमें पता है जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है डेट इज 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। पूछा क्या गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करें कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 450 वोल्ट के बराबर प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ट्रांसफर्ड। तो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये स्मॉल n फाइंड आउट करना है। तो हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है Q इज इक्वल टू CV, और दूसरा फार्मूला Q इज इक्वल टू NE। तो यहां से हम कह सकते हैं कि NE इज इक्वल टू CV। ठीक है, यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ जाएंगे CV/E के इक्वल। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। C हमारे पास कैपेसिटेंस है डेट इज 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8, जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेट इज 450 वोल्ट, और जो चार्ज की वैल्यू है डेट इज 1.6 मल्टीप्लाई बाय
10⁻⁻19 कूलम। तो फाइनली जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ट्रांसफर्ड विल बी इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल्स की समझ आ गई होगी। इसकी ढेर सारी प्रैक्टिस करें, स्टेटमेंट को देखें, उसको पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और लास्ट में फिर देखें कि इसका सलूशन क्या होगा। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।